हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने लगातार ये सर्वे किया है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनमें से अधिकांशतः प्री परीक्षा केंद्रित हैं और जो मुख्य परीक्षा के लिए आपको अध्ययन सामग्री दे रहे हैं ऐसे भी कुछ चैनल हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ की अनुपस्थिति एब्सेंस है और वो है कि हाउ टू राइट आंसर विथ एग्जाम्पल। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक प्रश्न या क्वेश्चन देकर उसका आंसर का कंटेंट डिस्कस किया जाए और फिर उसके आंसर की ड्राफ्टिंग कराई जाए। तो आप लोग वीडियो देखें, वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस को नोट कर लें और फिर अपना आंसर आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पर भेज सकते हैं अपने नाम के साथ। तो हम लोग उसे चेक करके और उस पर जो भी मार्किंग होगी उसके बाद उसको फीडबैक के साथ आपको वापस करेंगे। ठीक है, ये सुविधा संस्थान कई हैं जो प्राइवेटली दे रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पर ऐसी स्थिति नहीं है, तो हम इस गैप को फुलफिल करना चाहते हैं। तो आज सीरीज का पहला वीडियो है और जिस पर हमने एक प्रश्न लिया है पॉलिटी से, और जिसमें प्रश्न है संसद सर्वोच्च है, संप्रभु नहीं, अर्थात पार्लियामेंट इज सुप्रीम नॉट इज सॉवरेन, क्लैरिफाई। और इसी का एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि इन इंडिया वी अडॉप्ट द मिडिल पाथ बिटवीन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सक्रियता के मध्य का मार्ग अपनाया गया है ना। तो ये प्रश्न आपने सामान्यतः देखा होगा, सामान्य प्रश्न है। अब इस प्रश्न के आंसर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये जानें कि संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है ना, और उसके बाद फिर हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। तो उसे हम अगली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये शब्द ब्रिटेन की देन है और ब्रिटेन में ये शब्द डाइसी नामक विचारक ने दिया है। उन्होंने सॉवरेनिटी का मीनिंग, संप्रभुता का अर्थ जो बताया है वो ये है, और ये है भी सर्वस्वीकृत है। किसी भी विषय पर कोई भी व्यक्ति या संस्था या समूह जब अंतिम निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति रखता हो तब उसे हम उसकी सर्वोच्चता या संप्रभुता कहते हैं। पूर्ण शक्ति का आशय यह है कि वह निर्णय ले और उसको पालन भी करे। ठीक है, अब चाहे ये निर्णय आंतरिक विषयों पर हो चाहे विदेश संबंधों के संदर्भ में, निर्णय ले भी और उसे इम्प्लीमेंट भी करा सके, इसे कहते हैं सॉवरेनिटी, और इसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो फ्रीडम है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ही ज़्यादातर देखी जाती है, इसलिए सॉवरेनिटी, संप्रभुता सामान्यतः लोकतांत्रिक देशों या संविधानों की विशेषता मानी गई है। अब संविधान में कई संस्थाएं होती हैं, जैसे विधायिका है, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका, जुडिशरी। तो ये सब अपनी अपनी पावर को क्लेम करती हैं और ये मानती हैं कि वो संप्रभु हैं और एक तरह से काइंड ऑफ वो अपनी जिम्मेदारी इस अर्थ में परिभाषित करते हैं कि संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी ही है। यूके में ये चीज़, चूंकि वहाँ संविधान नहीं है ना, जैसा कि आप जानते हैं अलिखित संविधान है, परंपराओं से संचालित है, तो जहाँ ये शब्द का जन्म हुआ वहाँ ब्रिटेन में पार्लियामेंट के पास संप्रभुता देखी गई है और वो पूर्ण संप्रभुता उनके पास है, जिसका अर्थ डाइसी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि सॉवरेनिटी वाली या जिस पर संप्रभुता है उस संस्था के पास कानून निर्माण की असीमित शक्ति होती है। लॉ मेकिंग पावर, लॉ मेकिंग पावर का होने का, असीमित होने का अर्थ यह है कि जब वो कानून बना ले, है ना, किसी भी विषय पर बना सकती है, कोई विषय उससे बाहर नहीं है। और दूसरा जो आप नंबर बी देख रहे होंगे कि संसद के कानून रिव्यूएबल नहीं है, अर्थात न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा या पुनर्व्याख्या या पुनर्समीक्षा, पुनराविलोकन नहीं कर सकती। ये दो स्थितियां ऐसी हैं जो किसी भी संस्था को, खासकर ब्रिटेन में संसद को क्या बना देती है,
संप्रभु बना देते। ठीक है, इस बात को कई थिंकर्स ने अपने दूसरे सेंटेंस में कहा है, आपके सामने लिखा भी है। अंतिम 2 लाइनें आप इस पर ध्यान दें कि संसद वह सब कुछ कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से असंभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि असीमित शक्ति संसद के पास आ गई है। इसे आप अपने आंसर में बहुत ब्रीफली रखें, है ना, कोशिश करें 2 से 3 लाइन में ये चीज़ खत्म हो जाए। ठीक है, अगले आपने उत्तर के आंसर के पैराग्राफ में आप लिखेंगे कि भारत में क्या स्थिति है, क्या भारत में संसद संप्रभु है इंग्लैंड की तरह। तो आप देखेंगे कि ऐसा क्लेम किया गया है। कुछ उदाहरण आपको देखने हैं। कुछ उदाहरणों में पहला उदाहरण है जैसे कि संसद कहती है कि हाँ वो संप्रभु है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जनता सब कुछ होती है, जनता के प्रतिनिधि संसद में बैठते हैं, है ना, इसलिए संसद को संप्रभु मान लिया जाता है। और इसके उदाहरण भी दिखाई देते हैं, जैसे 1971 के 24 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24 1971 में संसद ने ये स्थापित कर दिया कि उसके द्वारा बनाए गए कोई भी कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। ऐसा ही एक उदाहरण 42वें संविधान संशोधन 1976 में है। उसमें भी कहा गया कि संसद यदि कोई संविधान संशोधन करती है तो वो संशोधन भी न्यायिक समीक्षा से बाहर होंगे। दूसरा उदाहरण, और सबसे पहला केस था 1950 के आसपास का है। एक गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संसद की जो शक्ति है, पावर है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के समान है। इसका मतलब भारत में भी संसद संप्रभु है। दूसरे पैराग्राफ में ये 3 लॉजिक देकर आप अपने आंसर को आगे बढ़ाएं। थर्ड पैराग्राफ में आप कोशिश करें कि इसके दूसरे आयामों को भी लें, अदर डायमेंशंस को भी लें, जो ये सिद्ध करेंगे कि संसद संप्रभु नहीं है। जैसे पहला एग्जाम है फेडरलिज्म या संघवाद संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस। मतलब हम जानते हैं कि संसद राज्य सूची के विषयों में सामान्य स्थितियों में कानून नहीं बना सकती, यानी संसद की सर्वोच्चता राज्य के विषयों पर नहीं है, असीमित नहीं। नंबर 2, कई संविधान संशोधन के लिए संसद राज्यों पर निर्भर करती है, विशेष बहुमत से आगे की आवश्यकता होती है। आधे से अधिक राज्यों की अनुमति जैसे जीएसटी में ली गई। इसका मतलब संविधान संशोधन के मामले में भी संसद क्या नहीं है, सर्वोच्च संप्रभु दिखाई नहीं देती। तीसरा, इंटरनेशनल लॉ को संसद मानती है, और इंटरनेशनल लॉ बाउंड तो नहीं होते औपचारिक रूप से, लेकिन हाँ, एक बार संसद उनको हस्ताक्षर करने के बाद, कंसेंट देने के बाद, फिर सामान्यतः उसका ब्रेक नहीं करती जब तक कि राष्ट्रीय हित आड़े नहीं आते। तो यहाँ भी संसद सुप्रीम नहीं दिखाई दे, सॉवरेन दिखाई नहीं दे रही हर तरीके से। आज प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं, सैद्धांतिक तो नहीं, कि आरोप लगते रहे हैं कि विधायिका एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में, कॉरपोरेट हाउसेस के दबाव में कानून बनाती है। तो अनौपचारिक रूप से भी आप कह सकते हैं। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और ये मान लिया भी गया है, कि वह यानी सुप्रीम कोर्ट संविधान और संसद के द्वारा किसी भी कार्य का पुनरावलोकन कर सकता है। पुनरावलोकन का आधार क्या होगा? संविधान का मूल ढांचा, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और संविधान की सुरक्षा। इन सब नाम पर, इन सब अवधारणाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय संसद की सीमाओं को बांध देता है। ठीक है, तो अब जो आपने पहले 3 एग्जाम्पल दिए उसमें तो संसद लग रही थी सर्वोच्च है, लेकिन जब आपने 4 एग्जाम्पल दिए इनमें लग रहा है कि संसद सर्वोच्च नहीं है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या होगा? अंतिम निष्कर्ष ये होगा कि आपको ये बताना है कि जो सभी विचारक और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, अब यहाँ सर्वोच्च और सॉवरेन में आपको अंतर महसूस करना है कि संसद अपने क्षेत्र में बिल्कुल सर्वोच्च है और वो कानून बना सकते हैं, लेकिन संप्रभु नहीं है क्योंकि उसकी शक्ति असीमित नहीं है। तो सर्वोच्चता तो मिल जाती है कानून या विधान निर्माण, लॉ मेकिंग के लिए, लेकिन संप्रभुता प्राप्त नहीं होती।
और ये बात भारत के संविधान में विभिन्न व्याख्याओं से स्पष्ट भी होती है। कहा जाता है कि संसद या न्यायपालिका को अपने अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं, इसलिए संविधान सर्वोच्च है। और चूंकि स्वयं संविधान ने कहा है कि भारत की जनता में अंतिम शक्ति निहित है, तो हम मान सकते हैं कि भारत की जनता संप्रभु है। ठीक है, अंतिम तीसरे पैराग्राफ में आप अपनी बात को इस तरीके से